देखो सही है, देखो ओम का नियम, ठीक है। लास्ट में ही इनसे शुरू करना हमें, पहले इससे पहले पढ़ा दिया था, लास्ट वाले में पढ़ाया था हमने, वो पढ़ाया था वहाँ से, कहाँ से, चालकता से, है ना, कंडक्टेंस से। यहाँ उस पर कहाँ पे अब आ गए हम, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जानते हैं। ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब V यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर V होता है क्या आपका वोल्टेज, I क्या है यहाँ पर, क्या है विद्युत धारा, और R क्या है रेजिस्टेंस, जिसको आप क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। अब ध्यान देना, प्रतिरोध जो होता है, मैंने पहले बताया, जो प्रतिरोध होता है वो एक प्रकार से पदार्थ का गुण होता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर प्रतिरोध को हम क्या माने, कांस्टेंट मान लें, अगर किसी प्रपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा एक चीज़ और देखो जरा, जैसे कोई प्रपथ है, जैसे मान चलो ये ऐसे करके आपको बैटरी देखने को मिलेगी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लगा होगा, है ना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे अगर मान लूँ ऐसे कोई लगा हुआ है ना प्रपथ। अब देखो जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट आई आ रहा ना, इधर इसमें आ रहा आई, और इसमें ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज ये होता है, जैसे आप कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी, 14 वोल्ट की बैटरी, तो वोल्टेज यहाँ पर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, V बराबर आई आर, यहीं से निकलेगा ओम्स लॉ। अब यहाँ पर देखना, मेरी बात सुनना जरा, जैसे यहाँ पे ऐसे आप देख रहे हो तो एक बड़ा चिन्ह लगा हुआ, छोटा सा लगा हुआ है। जो बड़ा वाला होता है ना, ये होता है प्लस का, है ना, और छोटा वाला होता है क्या उसका, माइनस का, याद रखना। फिर मैंने बताया था वो प्लस का होता है, क्या होता है कैथोड की एनोड, एनोड, और माइनस का क्या होता है कैथोड, यानी उल्टा हो गया। कैसे, प्लस का क्या होता है, देख लेना भाई, सही बताया कि गलत बता दिया पहले भी, कैथोड, गलत तो नहीं हो गया, रुक जाओ, प्लस एनोड होना चाहिए, देखो चेक कर लो पहले तुम, यही ना ना मैंने नहीं लिखा है पीछे, चलो ठीक है। देखो ये आई, अब यहाँ पर देखना, जैसे ये बड़ा सा ये चिन्ह लगा हुआ ना, ये पॉजिटिव होता है, और ये क्या बनेगा नेगेटिव, छोटा सा बैटरी में रहेगा। और जो वोल्ट की बैटरी होती है ना, वोल्टेज जो होता है वो यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं V बराबर आई आर, ये ओम का नियम यहाँ पर लिखा हुआ ना, ठीक है। अब देखो जो प्लस का जो साइन होता है ना, वो क्या होता है कैथोड, अब पीछे वाला सही कर लेना, और माइनस का जो साइन होता है वो क्या होता है एनोड। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देखना है, मैंने बताया था रेजिस्टेंस जो होता है वो पदार्थ का गुण होता है ना भाई, मैंने बताया था चांदी लगा दोगे प्रपथ में तो अच्छी सी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लोहा लगा दोगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, लेकिन रेजिस्टेंस चांदी की तुलना में ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस को अगर मैं फिक्स मान लूँ तो V प्रोपोर्शनल किसके बनेगा I। इसका मतलब क्या है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। हाँ भाई प्रोपोर्शनल है ना, समानुपाती है। अगर हम वोल्टेज का मान घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान क्या करेगा, घटेगा। समझ में आएगा ना, तो इसको ध्यान में रखना, इसको लिख लो, इसको बना लो, फिर मैं एक चीज़ें और लगा देता हूँ। अब ओम का नियम काम कहाँ करेगा उसकी बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है, लिख पाया। अब लिखो, इसको लिख लिया ओम का नियम, V बराबर आई आर, V वोल्टेज, I विद्युत धारा, R रेजिस्टेंस, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V समानुपाती किसके है I के। तो V अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, और V घटेगा तो I भी घटेगा, ठीक है। इसके बाद लिखो, लिखो ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम तभी कार्य करता है जब 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 तापमान
कोमा तार की लंबाई, तापमान कोमा तार की लंबाई और मोटाई नियत रहे, और मोटाई नियत रहे, और मोटाई नियत रहे। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया ना। ओम का नियम तभी काम करेगा जब तापमान भी नियत रहे, तार की लंबाई भी नियत रहे और मोटाई भी नियत रहे। ज़्यादा लंबा तार, ओम का नियम फेल। ज़्यादा मोटा तार, ओम का नियम फेल। तापमान में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओम का नियम काम नहीं करेगा। क्लियर बात है। अगला पॉइंट लिख लो। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम चालक पदार्थों पर भी निर्भर करता है। ओम का नियम चालक पदार्थों पर भी निर्भर करता है। ओम का नियम चालक पदार्थों पर भी ओम का नियम चालक पदार्थों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इसको याद रखना आप, चालक पदार्थों पर निर्भर करेगा। सीधी सी बात है, प्रतिरोध पदार्थ के मटेरियल का, पदार्थ का गुण होता है, किसी भी पदार्थ का गुण होता है। तो ओम का नियम, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो देखो, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो V/I निकालोगे तो यहाँ से जैसे अगर रेजिस्टेंस, इम्पोर्ट तो रेजिस्टेंस का भी तो है ना, क्योंकि वोल्टेज गुणनफल किसका है, I/R का है ना। तो अगर रेजिस्टेंस वेरी करेगा ना, तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो सीधी सा वोल्टेज पे असर पड़ेगा ना। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा बनेगा तो अगर वोल्टेज को अगर मेंटेन करके रखना है तो आपको आई की वैल्यू कम हो जाएगी अपने आप से। ठीक है, अगर आर कम होगा तो आई की वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज की बढ़ जाएगी वैल्यू। तो मतलब क्या है कि V=I/R, ऐसे समझो इसको, मैथमेटिक्स से समझ लो इसको। जैसे देखो, मुझे वोल्टेज 100 करके रखना है, जैसे मान चलो मुझे वोल्टेज 100 करके रखना है पहले केस में। अब मैं क्या करूं, मैंने इसको मैंने मान लिया कि भाई जो करंट है वो 50 है। अब रेजिस्टेंस कितने का होना चाहिए, रेजिस्टेंस सीधी सी बात है कितना होना चाहिए, 2 ओम का होना चाहिए, तभी तो लेफ्ट बराबर राइट होगा। अब देखो, अगर मैंने इसको वोल्टेज को 100 रखना है, ठीक है, और मैंने इसको क्या नाम तुम्हारा आई को मैंने क्या कर दिया 25 मान लिया। अब रेजिस्टेंस कितने का मुझे लेना पड़ेगा, 4 ओम का लेना पड़ेगा, 25 चौको 100 बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों को वोल्टेज को समान रखना है, आपको अगर वोल्टेज को समान रखना है तो ध्यान रखना, अगर एक राशि बढ़ेगी ना तो दूसरे को कम करना पड़ेगा हमें। जैसे ये बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो इसको कम किया गया इसकी तुलना में हमने। ठीक है, समझ आ गया ना। क्योंकि वोल्टेज जो गुणनफल होता है वो किसका होता है, V/I/R होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसके बाद ओम के नियम के बाद देखो, न्यूमेरिकल पेपर में कभी पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकल को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मैंने करा दिया रेजिस्टेंस वाला, आपको मैंने ये बताया था ना, पैरेलल और सीरीज में लगाने वाले मैंने न्यूमेरिकल बता दिए। तो अगर इस वाले टॉपिक से पूछा जाएगा तो संभावना यही रहती है कि ये वाला इसी से पूछे। या बार मैंने बताया था Q=I/T कराया था पहले वाले में। ठीक है, तो या तो इससे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल या वहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 2 जगह से। बाकी न्यूमेरिकल और भी बनते हैं, लेकिन ये 12th में नहीं हो कि यहाँ से हर जगह से न्यूमेरिकल को पूछ दे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें बचती हैं, जैसे लिखो इससे फ्यूज तार, ठीक है, फ्यूज वायर। ठीक है, अब देखो, पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए फ्यूज तार बनता है किससे, तो सीसा और टिन से बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो फ्यूज वायर होगा वो किससे बनेगा, सीसा प्लस क्या होगा इसके साथ, टिन होगी। ठीक है, अब देखो फ्यूज तार का फंक्शन क्या होता है, तो फ्यूज तार का फंक्शन ये होता है, जैसे हमारे घर में विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता ना, तो वोल्टेज का वेरिएशन होता ना। जैसे हम अगर बात करें, ध्यान सुनो, भारत में अगर बात करें तो भारत में जो करंट आता, तो जैसे हर्ट्ज, जो हम इसकी फ्रीक्वेंसी मापते हैं ना, आवृत्ति मापते हैं विद्युत धारा की, तो अगर आवृत्ति की बात करें तो विद्युत धारा की जो आवृत्ति मापते हैं, तो हमारे यहाँ पर देखो 50 Hz लिखा होता है, बल्ब पे देखना चाहे किसी पे देखना, तो हमारे यहाँ पर विद्युत धारा जो आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। ठीक है, अगर हम USA की बात करेंगे तो वहाँ पर ये आती है 60 हर्ट्ज की, दागना कितनी की आती है, 60 हर्ट्ज की, है ना। तो ये डिफरेंट अलग अलग होती है, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। अब फ्यूज तार क्या करता है कि जैसे आपने देखा होगा कि वोल्टेज वेरी करता है,
बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। अब जब कम ज़्यादा होगा ना तो सीधी सी बात है, जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें घर में यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, अगर उसमें फ्यूज वायर नहीं लगा होगा ना तो सीधी सी बात है वोल्टेज का वेरिएशन करने पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं घर में। क्लियर बात। जैसे आप हीटर यूज कर रहे हैं, प्रेस यूज करते हैं, प्रेस में तो नाइक्रोम लगा होता है, या फिर आप टीवी वगैरह यूज करते हैं, या सबसे अच्छा इसका उदाहरण होता है इन्वर्टर वगैरह में फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इफेक्ट वहाँ पे दिखाएगा जाके। लेकिन अगर उसमें फ्यूज लगा होगा तो फ्यूज क्या करेगा, जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है ना, उसका जब वो ज़्यादा वेरी करेगा तो पूरे के पूरे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बचा देता है। क्या करेगा, खुद क्या कर देगा, मतलब जो लाइट है ना, लाइट का प्रवाह, करंट का प्रवाह को बंद कर देगा। और खुद फ्यूज बहुत सस्ते आते हैं, 2 4 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के आते हैं। तो फ्यूज कहीं ना कहीं आपके पूरे के पूरे जो बड़ा नुकसान होता है ना उसको बचा देगा, और सिर्फ फ्यूज को चेंज कर दोगे आप, सारा का सारा आपका वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो काम करना शुरू कर देगा। तो सीधी बात है, फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं ये जो है ना, पहले से सीसा और टिन का मिक्सर होता है, और लिखना फ्यूज का प्रयोग, इसमें आप लिख लो सीधा फ्यूज का प्रयोग, फ्यूज का प्रयोग घरों में लगे उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, रखने के लिए किया जाता है। फिर आगे लिखो, यह वोल्टेज, ये वोल्टेज के वेरिएशन या बदलाव, ये वोल्टेज के बदलाव होने के कारण, वोल्टेज के बदलाव के होने के कारण, विद्युत धारा को उपकरण में जाने से रोक देता है। उपकरण में जाने से रोक देता है, ठीक है। फिर आगे लिखना, फ्यूज अगर अच्छा फ्यूज है तो ध्यान रखना गलनांक, इसका गलनांक, और एक होता, इसका गलनांक लिखो, गलनांक निम्न होता है, गलनांक क्या होगा, निम्न, लो, ठीक है। और गलनांक के साथ साथ में इसमें प्रतिरोध आएगा, है ना, प्रतिरोध क्या होगा, इसका उच्च होगा, प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा और हाई होगा, ठीक है, प्रतिरोध उच्च होगा, ठीक है। याद रखना फ्यूज तार का जो गलनांक बिंदु होता है ना वो क्या होता है, निम्न होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है इसका, ठीक है। और इसको ध्यान रखना, ये फ्यूज तार जो होता है ना ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। भाई आपके घर में फिटिंग भी श्रेणी क्रम में होती है ना, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसको आप लिख लेना जरूर, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब देखो पहली चीज़ तो आपसे पूछेगा फ्यूज मिक्सर किसका है, तो सीसा और टिन का मिक्सर है, ठीक है। दूसरी, फ्यूज का उपयोग घरों में लगे उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगर ये लगा होगा, जैसे इसका आप इन्वर्टर में देखेंगे यूज ना, बहुत सारे बड़े बड़े जो महंगे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उसमें लगता है ये, ठीक है। अब देखो 10 रुपये, ये क्या करेगा, जैसे ही वोल्टेज वेरिएशन होगा ये क्या करेगा, विद्युत धारा कट कर देगा। अब खुद तो ख़राब हो जाएगा, वो तो फ्यूज दूसरा ले आओ मार्केट से, लगा दो सस्ता, लेकिन उसके अंदर जो पैनल होता है, बड़ा से पैनल होते हैं, उसको ख़राब होने से बचा लेता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है, मैंने बताया, ये वोल्टेज में बदलाव होने के कारण विद्युत धारा को क्या करता है, ऊपर जाने से रोक देता है, यानी वोल्टेज को कट कर देगा। अब फ्यूज की जो बनेगा वो बनेगा कैसे, इसका गुण क्या होता है, गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च, और इसको जब भी आप लगाएंगे तो शंटिंग जो करेंगे ना वो किससे करेंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे। क्लियर बात है ना। अब अगला लिखो, हीटर, हीटर हीटर
हीटर, ठीक है। अब देखो हीटर तो पता ही है घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए आप इसका उपयोग भी ले सकते हैं घरों में खाना व पानी गर्म करने के लिए। ठंडा तो नहीं होगा, गर्म ही होगा, ठीक है। और ये हीटर जो होता है ना इसमें जो वायर लगा होता है वो नाइक्रोम का लगा होता है, ध्यान रखना। ये किसका वायर होता है? नाइक्रोम का लगा होता है। जो नाइक्रोम होता है ना, जो नाइक्रोम होता है ना वो निकिल और क्रोमियम का मिक्सर होता है, ठीक है। तो नाइक्रोम जो होता है वो निकिल और प्लस किससे बना होता है? क्रोमियम से, निकिल और क्रोमियम से बना होता है। अब इसके गलनांक की बात करेंगे तो गलनांक इसका मिलेगा आपको उच्च, ठीक है। इसका गलनांक जो होगा ना वो कैसा मिलेगा आपको? उच्च। और गलनांक अगर उच्च मिलेगा तो प्रतिरोध भी इसका क्या होता है? उच्च। गलनांक और प्रतिरोध दोनों के दोनों हाई होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो आपके लिए पानी वाली रोड आती है ना, पानी वाली रोड, उसमें भी यही कि इसकी नाइक्रोम की ही कॉइलें यूज की जाती हैं, है ना, उसमें ये यूज की जाती है। क्योंकि देखो ये आप देख रहा है ये वोल्टेज को बहुत ज़्यादा लेता है हीटर, अच्छे खासा वोल्टेज खींचता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना हीटर घरों में खाना और पानी गर्म करने के लिए। और नाइक्रोम का इसमें जो है ना जो वायर यूज होता है वो नाइक्रोम का यूज होता है, सस्ते ही होते हैं ये। और नाइक्रोम जो बना होता है मिक्सर है दो मेटलों का, निकिल और क्रोमियम का, ठीक है। इसका गलनांक कैसा मिलेगा आपको? उच्च। और प्रतिरोध क्या मिलेगा इसका आपको? उच्च। ये वो चीज़ें हैं जो आप घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था फिक्स अप्लाइड फिक्स पढ़नी पड़ती है। अगला लिखो वैद्युत बल्ब। ठीक है, वैद्युत बल्ब। अब आविष्कार तो पता ही, एडिसन ने किया था, वही वाले बल्ब की बात कर रहे हैं, एलईडी की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। विद्युत बल्ब या वैद्युत बल्ब, बात वही है, विद्युत बल्ब, ठीक है। पहली चीज़ रोशनी, तो पता ही है बल्ब की रोशनी आएगी भाई, है ना, इससे क्या मिलेगी? रोशनी मिलेगी। अब देखो विद्युत बल्ब जो होता है इसके अंदर जो मेटल यूज की जाती है वही वाले तो किसकी होती है? टंगस्टन की। किसकी यूज होती है? टंगस्टन की। और टंगस्टन जो धातु होती है ना, ध्यान रखना, ये जो है ना ये लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो सकती है, ठीक है। ये अंदर वाला वायर जो है ना 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का गर्म तक हो सकता है, गलनांक बिंदु उसका है, ठीक है। ये गलनांक बिंदु। अगर इसके गलनांक की बात करेंगे, गलनांक अगर 3000 डिग्री के आसपास में है तो उच्च ही होगा ना। अगर इसके प्रतिरोध की बात करेंगे तो इसका प्रतिरोध भी कैसा होगा? उच्च होगा, ठीक है। जब विद्युत बल्ब जलता है तो इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? आर्गन, ठीक है। हाँ, गैस जो भरी जाएगी विद्युत बल्ब में, गैस का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सी करेगा? आर्गन, ठीक है। आर्गन का यूज किया जाएगा, ठीक है। और विद्युत बल्ब में क्या है, जब विद्युत बल्ब जलता है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो आप ऐसे मान चलो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक होता है, ठीक है, जब जलता है उसके अंदर। अब वो वाले कर रहे हैं लाल वाले बल्ब की बात, एलईडी की नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया ना? अगला लिखो, उसको लिख लो पहले, उसके बाद अगला लिखो। अगला लिखो अमीटर। अमीटर अलग होता है, वोल्टमीटर अलग होता है ना। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अमीटर। लिखो इसमें पहला अमीटर। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है, क्लियर है। दूसरी चीज़ अमीटर के लिए, पहली चीज़ तो अमीटर किसके लिए प्रयोग किया है? विद्युत धारा को मापने के लिए। एक गैल्वेनोमीटर आता है, ठीक है, वो भी इसी में काम आता है। अगर वोल्टमीटर पूछेगा तो वोल्टेज में मापता है,
तो अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा को मापता है। दूसरी चीज़, अमीटर जो लगाया जाएगा ना विद्युत धारा को मापने के लिए, वो श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। पढ़ाया था समांतर श्रेणी, तो ध्यान रखना ये किस में लगेगा? श्रेणी क्रम में लगेगा। क्लियर है ना? अगली चीज़ अमीटर के लिए, तो अमीटर होता है ना, अगर अमीटर की बात करें तो अमीटर में जो अमीटर होगा ना, तो जिस अमीटर का प्रतिरोध कम होगा वो उतना ही अच्छा अमीटर होता है। क्लियर बात है ना? और यानी कि वो उतना ही सटीक तरीके से विद्युत धारा को माप सकता है। ठीक है, तो हम कहें ये कह सकते हैं अच्छे अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। अच्छे मीटर का प्रतिरोध कम होता है। फिर आगे आप लिख लो, जो विद्युत धारा का सही मान दर्शाता है। जो विद्युत धारा का लगभग लिखना आप, लगभग सही मान दर्शाता है। ना तो आप प्रतिरोध को शून्य कर सकते हो, तो शून्य नहीं कर सकते हो तो थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस दिखाएगा ही दिखाएगा, है ना। अब आगे देखो, एक बोला गया कि अगर आपको कहा है कि आदर्श अमीटर, तो आदर्श अमीटर अगर आपसे बात करेगा तो आदर्श अमीटर का मतलब क्या होता है? आदर्श अमीटर मतलब जिसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य। ठीक है, तो आदर्श अमीटर क्या होगा? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो पहले तो आपसे ये पूछेगा कि अमीटर का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो भाई विद्युत धारा को मापने के लिए श्रेणी क्रम में लगाओ। और अच्छा मीटर है तो प्रतिरोध कैसा होगा? इसका कम होगा। और आदर्श मीटर होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर बात है? आदर्श शब्द जुड़ जाए तो समझ लो एकदम अलग ही बात हो गई। ठीक है, इसके बाद इसको लिख लो, उसके बाद लिखो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है, तो अभी बता दिया मैंने। पहला लिखो, वोल्ट मीटर में पहला पॉइंट लिख लो, यह वोल्टेज को मापता है। यह वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर में पहला पॉइंट मैंने बताया, किसको मापेगा? ये वोल्टेज को मापेगा। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, यह समांतर श्रेणी में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। पैरेलल सीरीज नहीं लगेगा, ये पैरेलल लगेगा। ठीक है, अब देखो, अभी वोल्ट मीटर बताया, अमीटर बताया था। अमीटर में जिस अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है ना, वो अमीटर उतना बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर उल्टा है, जिस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा वो माना जाएगा। तो लिख लो, आप लिख ही लो सीधा सीधा, मैं बोल ही देता हूँ। जिस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस यानी जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना उच्च होगा, जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना उच्च होगा वह उतना ही अच्छा वोल्ट मीटर होगा। जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना उच्च होगा वह उतना ही अच्छा वोल्ट मीटर होगा। अब आपसे कहे आदर्श वोल्ट मीटर बताओ, तो प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? उच्च, यानी कि इनफाइनाइट, अनंत होना चाहिए। तो लिखो, आदर्श वोल्ट मीटर में प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर में प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर में प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अब डालो दिष्टकारी धारा। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखो, अगला डालो दिष्टकारी। ठीक है, दिष्टकारी, दिष्टकारी मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान देना इधर की तरफ, तो अगर हम करंट की बात करें, धारा की बात करें, तो धारा हमको दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक तो मिलती है जिसको हम कहते हैं एसी करंट, दूसरे कहते हैं हम डीसी करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, है ना। क्या होता है?
अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ध्यान रखना। अब थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, एक चीज़ और समझ लो। अगर विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा की बात करें तो दो प्रकार की, एसी और डीसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एसी करंट की बात करें तो एसी करंट हमेशा साइनसोइडल वेव में चलती है। कैसे चलती है? देखो, साइन का जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, साइनसोइडल जब वेव का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो, साइन 0 0 होता है तो ये 0 पॉइंट हो गया। साइन 90 मैक्सिमम होता है ना, 90 होता है ना, ये हो गया। 180 डिग्री नेगेटिव दिखाएगा, ये होता है। अब देखो, इसका मतलब ऊपर की तरफ जब विद्युत धारा जाती है तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जब जाएगी तो कैसे बनेगी? नेगेटिव बनेगी। अब ध्यान सुनो, क्या बात है। आपसे कोई अगर पूछे कि ये पूछे भाई ये बताओ कि डीसी करंट झटके, वो एसी करंट झटके क्यों मारती है, तो ध्यान रखना, झटके क्यों मारेगी। देखो, एक बार जाएगी उच्च पे जाएगी, जाके जाके फिर क्या बनेगी? 0 0 बनेगी। फिर एक बार नेगेटिव पे जाएगी, लेकिन फिर बाद में क्या बनेगी? 0। फिर यानी कि अगर बात करेंगे तो ये हर 90 की साइकिल के बाद, सॉरी 90 के ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर कैसे बनेगी? मिनिमम बनेगी जाके, और एक बार क्या बनेगी? शून्य बनेगी। तो डीसी एसी करंट जो होता है मिनिमम मैक्सिमम शून्य, ये मानता है, जिसकी वजह से जब शून्य विद्युत धारा होती है, एकदम विद्युत धारा शून्य झटका देगा, फिर पकड़ लेगा आपको, फिर झटका देगा, तो ये एसी करंट में होता है। ध्यान रखना, ठीक है। अगली चीज, डीसी करंट का जो बनता है ग्राफ, वो ये बनता है सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी अब अगर आपसे ये पूछे कि भाई एसी करंट हानिकारक ज़्यादा कि डीसी, तो डीसी खतरनाक ज़्यादा होता है। डीसी का पकड़ा हुआ व्यक्ति छूटने के चांस कम होते हैं, यहाँ पर छूटने के चांस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू, ठीक है। इसको ध्यान रखना। ये दोनों के दोनों पहले डायग्राम बनाओ, फिर बात करेंगे यहाँ पर डिस्टकारी में। समझ में आया? बना लिए, बनाओ जल्दी से। अगर आपसे कोई पूछे कि एसी करंट जो होता है उसमें जो वेव होती है, उसका वेव का ग्राफ कैसा होता है, तो बता दें, साइन थीटा वाला जानते हैं आप ग्राफ, साइनसोइडल वेव होता है, और डीसी ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इसको, तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है डिस्टकारी धारा की, यानी कि एसी से यहाँ से किस में कन्वर्ट करवा रहा है वो? डीसी में। अब एसी से डीसी में कन्वर्ट करवाने का काम ये करते हैं आपके रेक्टिफायर। क्यों करते हैं? रेक्टिफायर, जिसको हम शायद हिंदी में डायोड बोलते हैं। क्लियर? डायोड करते हैं, है ना। अब एसी जो करंट होता है ना, एसी, ये कहाँ से आपको देखने को मिला? ये आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मर में। किसमें मिलेगा? ट्रांसफॉर्मर में, है ना। अभी आगे ट्रांसफॉर्मर भी आएगा। ट्रांसफार्मर में डीसी की बात करें तो डीसी करंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? बैटरीज में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? बैटरी में। क्लियर है ना। एसी करंट कहाँ पे देखने को मिलेगा? ट्रांसफार्मर है। डीसी करंट कहाँ पे देखने को मिलेगा? बैटरी में, ठीक है। अब देखो, एसी करंट होता है, इसमें अभी बताया था मैंने, आवृत्ति पाई जाती है। क्लियर है ना। जैसे इंडिया की बात करें तो 50 हर्ट्ज इंडिया में आवृत्ति है। लेकिन अगर डीसी करंट की अगर आपसे आवृत्ति पूछे ना कि भाई डीसी करंट की आवृत्ति बता दो, तो क्या बताओगे? 0। डीसी करंट में आवृत्ति होती ही नहीं है। क्लियर बात? डीसी करंट में आवृत्ति होती नहीं है, ठीक है। देखो, एसी करंट को हिंदी बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, है ना। डीसी करंट को बोलते हैं डिस्टकारी धारा, है ना। ये तो जानते ही हो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, और इसको क्या बोलते हैं? डिस्टकारी धारा। क्लियर? अब इसको समझ में आ गया ना। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा, सर इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर है ना, आपके घर में रखा हुआ है इन्वर्टर। इन्वर्टर काम क्या करता है? तो ध्यान रखना, इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी से किस में कन्वर्ट करता है? एसी में, है ना। डीसी से किस में कन्वर्ट करेगा? वो एसी में कन्वर्ट का काम करेगा। और इन्वर्टर, तो आपसे पूछे भाई एसी से डीसी में बदलने के लिए, तो एसी से डीसी बनने के लिए रेक्टिफायर यानी डायोड, और डीसी से
डीसी से एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। इसके बाद अगला लिखो, इसके बाद लिखो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर कराऊंगा अगले वाले टर्म में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर लगभग अगले वाले पे ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। इतना रखो इसको।